हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट को शॉर्ट फॉर्म में कहें तो CHO बोला जाता है। जो शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखने की बात होती है तो आपको जो मेरे नोट्स हैं जिन्होंने परचेज किए हैं उनको CHO फॉर्म में कई जगह देखने को मिलेगा। तो हम लोग इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं प्रोटीन के बारे में, क्योंकि हम न्यूट्रिएंट्स पढ़ रहे हैं। न्यूट्रिएंट्स में क्या उनका कॉम्पोजिशन है, क्या क्लासिफिकेशन है, क्या उनका डाइजेशन होता है, कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, क्या वो फंक्शन करते हैं हमारी बॉडी में। सारे टॉपिक्स को हम लोग एक साथ कंप्लीट कर रहे हैं, सारा ही एक साथ में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, सभी का अलग अलग। क्योंकि वैसे अगर आप सिलेबस देखेंगे तो वो अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन एक साथ पढ़ने से क्या होता है कि हमें पूरा सिस्टमेटिकली समझ में आ जाता है। तो आज हम लोग बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपका मेन सोर्स होता है एनर्जी के लिए। यह आपका बेसिकली पौधों से ही मिलता है। चावल हो, शर्करा हो, गेहूं, बाजरा, अन्य जो भी आपके धान्य होते हैं, और जड़ पत्तेदार जड़दार जो सब्जियां होती हैं, उनमें ये आपका कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में यानी कि बहुतायत में मिलता है, सफिशिएंट क्वांटिटी में मिलता है। अगर संगठन की बात करें यानी कि कॉम्पोजिशन की बात करें तो ये एक यौगिक होता है जो विभिन्न तत्वों के संयोग से बना होता है, जिसमें आपके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। देखिए, जो आपका प्रोटीन था वहां भी मैंने मेंशन किया था स्पेसिफिकली कि प्रोटीन में आपका नाइट्रोजन एक्स्ट्रा मिलता है, बाकी आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपके सभी में मिलेंगे। और कार्बोहाइड्रेट में आपका नाइट्रोजन नहीं मिलेगा, क्योंकि नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ आपका जो अमीनो एसिड वाला, जो प्रोटीन वाला जो पार्ट होते हैं उन्हीं में पाया जाता है। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड 3 फॉर्म में मिलता है। अब मोनोसेक्राइड क्या है? मोनोसेक्राइड एक स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट यूनिट होती है। स्मॉलेस्ट नहीं करेंगे बल्कि सिंपलेस्ट यूनिट कहेंगे, सरलतम इकाई है। ये इनके मिलने से आपस में एक कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। 3 प्रकार की शर्कराएं पाई जाती हैं इसमें, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। ये तीनों नाम याद रखिएगा कि मोनोसेक्राइड में कौन कौन सी प्रकार की आपकी शर्कराएं पाई जाती हैं। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज होते हैं। ग्लूकोज जो है वो सरलतम है यानी कि इजीएस्ट फॉर्म है। ये अवशोषित होने वाला रूप है, मतलब जिस फॉर्म में बॉडी में एब्जॉर्ब होता है कार्बोहाइड्रेट वो आपका ग्लूकोज होता है। यानी कि ये अभी हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से प्रोटीन की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो अमीनो एसिड्स हैं, उसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो ग्लूकोज होती है। अब आते हैं फ्रक्टोज पर। फ्रक्टोज जो है वो फलों के रस से ठोस, रवेदार या फिर मीठे जो चीजें होती हैं उनसे प्राप्त होता है। ये ठोस और रवेदार होता है और पानी में ये घुलनशील होता है, मतलब इट कैन बी डिजोल्व इन द वाटर। गैलेक्टोज की बात करें तो ये पाचन क्रिया के दौरान उत्पन्न होता है। डाइसेक्राइड्स ये हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन है, जो 2 मोनोसेक्राइड से मिलकर बनता है और इसे हम डाइसेक्राइड कहते हैं। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, मोल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज। तो देखिए, तीनों को सबका अपना अपना डिवीजन है, तो याद रखिएगा कि मोल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज आपके डाइसेक्राइड्स में आते हैं। मोल्टोज जो है वो आपका अंकुरित अनाज में मिलता है, जिसे हम माल्ट कहते हैं हिंदी में। लैक्टोज आपके दूध में, दुग्ध शर्करा, दूध में पाया जाता है। जो मिल्क की जो शर्करा होती है उसको हम लैक्टोज कहते हैं। सुक्रोज जो है वो आपका गन्ने के रस से हमको प्राप्त होता है, या गन्ने की शर्करा होती है ये। पॉलीसेक्राइड हमारा थर्ड डिवीजन है, जो 2 या 2 से अधिक शर्करा इकाई से मिलकर बनते हैं, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा जब यूनिट्स मिल जाती हैं तो पॉलीसेक्राइड हो जाता है। ये आपका स्टार्च, सेल्यूलोज को बनाता है। स्टार्च जो पेड़ों की जड़ और बीज में होता है, सेल्यूलोज जो केवल पौधे में ही उपस्थित होता है और मनुष्य में इसका पाचन नहीं होता है, पर जो एनिमल होते हैं वो इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। पॉलीसेक्राइड का आपका थर्ड पार्ट होता है डेक्सट्रीन। डेक्सट्रीन जो है वो आपका स्टार्च भोज्य पदार्थ को पकाने और भूनने से जो डेक्सट्रीन है, डेक्सट्रीन में वो चेंज हो जाता है। जो आपकी रोटी है जब आप उसको सेकते हैं तो वो ब्राउन से ब्लैक में थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाती है, डॉट डॉट आ जाते हैं, वो आपका डेक्सट्रीन के कारण होता है। ग्लाइकोजन जो है वो आपका पशु स्टार्च होता है, पशुओं के यकृत में ये जमा रहता है। पैक्टिन जो है वो फलों में उपस्थित होता है, जेली बनाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। पैक्टिन जब एक उचित मात्रा में उपलब्ध होता है तभी एक फ्रूट से हम जैम या जेली को बना सकते हैं। सोर्सेज क्या क्या है कार्बोहाइड्रेट के? तो जितने भी आपके वनस्पति जगत में विद्यमान स्रोत हैं वो होते हैं, जैसे कि आपका अनाज, फल, सब्जी और अन्य भोज्य पदार्थ। इसमें आपके हर एक में अलग अलग क्वांटिटी में आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है।
तो अनाज में 63 से 73% तक होता है पर 100 ग्राम की अगर हम बात करें तो। दालों में 56 से 60, कंदमूल में 22 से 39, नट्स और तेल बीज में आपका 10 to 25, शर्करा में 94.4%, यानी कि सबसे ज्यादा देखा जाए तो आपका शर्करा में कार्बोहाइड्रेट होता है, साबूदाना में 87 सेकेंड, और आपका जो गुड़ है उसमें 95%। तो फर्स्ट आपका हाईएस्ट है 99.4 शर्करा में, सेकंड हाईएस्ट है आपका गुड़ में, और उसके बाद साबूदाना, और उसके बाद अनाजों में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मात्रा में। अब इसके पाचन और अवशोषण की बात करें तो पाचन मुंह से शुरू हो जाता है। मुंह में लार के जो अल्फा एंजाइम्स पाए जाते हैं उसे टाइलिन कहते हैं। टाइलिन की प्रक्रिया जो है वो स्टार्च को डेक्स्ट्रीन और मोल्टोज में चेंज करती है। अमाशय में ये क्रिया बंद हो जाती है। पाचन की जो प्रमुख क्रिया है वो छोटी आंत में संपन्न होती है, यानी कि पहले मुंह में टाइलिन ने काम किया, उसके बाद छोटी आंत में जाकर जो हो रहा है वो स्टार्च टाइलिन की प्रेजेंस में मोल्टोज और आइसोमोल्टोज में चेंज होता है। पेनक्रिएटिक और इंसिटिलिन एंजाइम के प्रेजेंस में ये मोल्टोज, उसके बाद माल्टेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज में चेंज होता है। सुक्रोज जो है वो सुक्रेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिवाइड हो जाता है। लैक्टोज की प्रेजेंस में लैक्टेज जो है वो लैक्टेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज और गैलेक्टोज में चेंज हो जाता है, जो कि आपकी पैनक्रिएटिक स्टेज में होता है। फिर उसके बाद है आपका पाचन के अंत में आपका मोनोसेक्राइड बचते हैं, जिनको अवशोषण आंतों के द्वारा कर लिया जाता है। ग्लूकोज का कुछ भाग आपका मांसपेशियों द्वारा भी एब्जॉर्ब किया जाता है। आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित कर लिया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट की जो फंक्शंस है वो बेसिक जो मेन इंपॉर्टेंट वर्क है वो आपका शरीर में ऊर्जा प्रदान करना है, प्रोटीन की बचत में सहायक होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है तो प्रोटीन अपना जो बॉडी बिल्डिंग का काम है उसे छोड़कर कार्बोहाइड्रेट के काम में लग जाता है, बॉडी को ऊर्जा देने लगता है, क्योंकि ऊर्जा बहुत ज्यादा जरूरी है, पहला काम है। तो जब अगर हमारे पास पर्याप्त अमाउंट में जब हमारे पास एनर्जी होती है तो प्रोटीन अपना काम खुद करता है और इस तरीके से हमारी प्रोटीन की जो है वो बचत होती है। कैल्शियम के अवशोषण में भी कार्बोहाइड्रेट सहायक होता है, वसा की भी बचत करता है। जिस तरीके से प्रोटीन काम करता है कार्बोहाइड्रेट की कमी में कार्बोहाइड्रेट की जगह पर, उसी तरीके से फैट भी काम करता है। तो अगर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है तो फैट की भी बचत हो जाती है। पाचन संस्थान को स्वस्थ रखने के लिए भी जरूरी है और भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट जरूरी होता है। नेक्स्ट हमारा न्यूट्रिएंट है फैट। ये ऊर्जा प्रदान करने वाला महत्वपूर्ण स्रोत है। इसका ऊर्जा मूल्य आपके कार्बोहाइड्रेट से 2 गुने से अधिक होता है, यानी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको जहाँ 4 कैलोरी मिलती हैं वहीं 1 ग्राम फैट से आपको 9 कैलोरीज मिल जाती हैं। संगठन की बात करें तो कार्बनिक यौगिक है ये, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग होता है। वसा का निर्माण एक ग्लिसरॉल पदार्थ से और एक वसीय अम्ल के संयोजन से होता है, मतलब 2 चीजें जरूरी हैं, ग्लिसरॉल और आपका दूसरा फैटी एसिड जरूरी होता है। उसके बाद अगर हम वसीय अम्ल को हम डिवाइड करें तो ये आपका संतृप्त और असंतृप्त 2 में डिवाइड हो जाता है। इसके हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो लिपिड्स में ये सरल लिपिड, यौगिक और व्युत्पादिक लिपिड्स में चेंज होता है। सरल लिपिड्स कौन से हैं? फैट एंड ऑयल्स। यौगिक कौन से हैं आपके? फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड प्रोटियोलिपिड्स। उसके बाद व्युत्पादिक लिपिड्स की बात करें तो ये सरल और यौगिक लिपिड्स के जल अपघटन अथवा एंजाइम द्वारा पाचन के बाद बनने वाला है, जिसमें आपके स्टेरॉल्स में आपका कोलेस्ट्रॉल और ऑर्गेस्ट्रॉल होता है। ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल आपके इसमें देखने को मिलते हैं। अगर हम पाचन और अवशोषण की बात करें फैट की, तो ये मुंह तथा अमाशय में वसा का कोई भी पाचन नहीं होता है। जब भोजन अमाशय की छोटी आंत में जाता है तब वहां पर अग्न्याशय में बनने वाला जो रस है, वसा पर क्रिया करने वाला लाइपेज तथा पित्त रस भोजन की वसा पर क्रिया करके भोजन को छोटे छोटे कणों में विभक्त कर देता है, जिससे अवशोषण में मदद मिलती है। इन्हें हम काइलोमाइक्रोन कहते हैं। ये लसिका वाहिनियों द्वारा अवशोषित हो जाता है, अतिरिक्त रूप में वसा में एडिपोज वसा के रूप में जमा हो जाता है। अगर फैट के काम के बारे में बात करें, क्या क्या फंक्शन करता है, तो ऊर्जा प्रदान करता है, ये ऊर्जा का संग्रह करता है, शारीरिक तापक्रम को नियंत्रित करता है, ये वसा में घुलनशील विटामिन की प्राप्ति होती है, इससे आवश्यक वसीय अम्ल प्रदान करता है
और साथ में ही आपका शरीर के जो कोमल अंग होते हैं उनकी सुरक्षा का भी काम करता है, क्योंकि जब फैट की जब उस पर लेयर होती है तो कोई भी अगर एक्सीडेंट वगैरह होता है तो उससे हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जो हमारे कोमल जो आपके ऑर्गन होते हैं वो सुरक्षित बने रहते हैं। ये हमें ज्यादा लंबे समय तक संतुष्टि प्रदान करता है। मतलब अगर आप 1 चम्मच घी खा लेंगे तो वो आपको ज्यादा टाइम तक फुल रखता है। अगर आप कोई और चीज कार्बोहाइड्रेट या वो सारी चीजें खाते हैं उसकी अपेक्षा में। ओके, उसके बाद है भोजन को स्वादिष्ट बनाने का काम तो करता ही है, साथ में अमाशय और आंत्र मार्ग की जो चिकनाई है उसको बनाए रखने के लिए भी हेल्पफुल होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं जल के बारे में। देखिए, जल जो है वो हमारा एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, हमारी बॉडी में 70% बना हुआ होता है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोगों ने कवर कर लिया है कार्बोहाइड्रेट और आपके फैट। तो वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन है, कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको अगर नोट्स परचेज करने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है टेलीग्राम की, तो वहां पर आपके कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।